नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी संग्रह बेताल पच्चीसी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, और शुरुआत कर रहे हैं उसकी बिल्कुल पहली कहानी से। सही कहा, प्रारंभ की कहानी। ये वो कहानी है जो आप कह सकते हैं पूरी इमारत की नींव है। इसी पर विक्रम और बेताल की वो 25 कहानियां टिकी हैं। बिल्कुल, हमारे पास इसका मूल पाठ मौजूद है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को समझें। हाँ, हमारा इरादा यही है कि इस पहली कहानी के जो भी जरूरी हिस्से हैं, मतलब पात्र क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी घटनाएं विक्रम को बेताल तक ले जाती हैं। जिसमें लाजपाट, त्याग, धोखा और वो अलौकिक चीजें भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो कहानी शुरू होती है जैसा कि बताया जाता है धारा नगरी से। वहां राजा थे गंधर्वसेन। जी, और उनकी 4 रानियां थीं और 6 बेटे थे। और बेटे भी ऐसे वैसे नहीं, कहा गया है कि बड़े बलवान और चतुर थे। हाँ, लेकिन देखिए राज परिवारों में अक्सर जैसा होता है, सत्ता का हस्तांतरण हमेशा सीधा नहीं होता। सही। राजा गंधर्व सेन के बाद उनके बड़े बेटे शंख गद्दी पर बैठे, पर ज्यादा टिक नहीं पाए। क्यों, क्या हुआ? उनके छोटे भाई विक्रम, जो शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी थे या कहिए ज्यादा ताकतवर निकले, उन्होंने शंख को मारकर राज अपने कब्जे में कर लिया। ओहो, तो विक्रम ने भाई को मारकर गद्दी हथियाई। हाँ, और फिर विक्रम का राज बहुत फैला। कहते हैं पूरे जम्बू द्वीप पर उनका शासन हो गया। मतलब एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट बन गए वो। ठीक है, अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ। एक राजा जो सब कुछ जीत चुका है, जिसके पास इतनी शक्ति है, हाँ, वो अचानक सोचता है कि सब छोड़कर दुनिया देखी जाए। यही तो मतलब ये कितना अजीब है। वो अपना इतना बड़ा राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप देते हैं और खुद एक योगी बनकर निकल पड़ते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये दिखाता है कि सांसारिक सफलता शायद आपको वो असली वाली संतुष्टि नहीं देती, या विक्रम के स्वभाव में कुछ और तलाशने की इच्छा रही होगी। हो सकता है। खैर, विक्रम तो चले गए, अब कहानी का फोकस आ जाता है राजा भर्तृहरि पर। जी, और यहीं एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। उसी शहर में धारा नगरी में एक ब्राह्मण थे। अच्छा। वो बड़ी तपस्या करते थे। अच्छा। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण को एक अमर फल दिया। अमर फल मतलब जैसे खाकर कोई हमेशा जीवित रहे। हाँ, बिल्कुल वही। अब ब्राह्मण तो खुश हुए, लेकिन जब घर जाके अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने क्या कहा? पत्नी ने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही। उसने कहा, हम अमर होकर करेंगे क्या? रहेंगे तो गरीबी, भीख मांगेंगे ना। इससे अच्छा है आप ये फल राजा को दे आओ। वो खुश होकर इतना धन दे देंगे कि हमारी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। वाह, ये तो बड़ी मतलब यथार्थवादी सोच थी। हाँ, उस समय की शायद सामाजिक सच्चाई भी यही थी। जी। तो ब्राह्मण मान गए। फल लेकर पहुंचे राजा भर्तृहरि के पास। और राजा ने ले लिया? हाँ, राजा ने फल का महत्व समझा, ब्राह्मण को 1,00,000 रुपए दिए और फल रख लिया। अब भर्तृहरि की एक रानी थी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ये अनमोल फल अपनी उस प्रिय रानी को दे दूं। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। प्यार का इजहार एक तरह से कह सकते हैं। पर यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। कैसे? राजा ने फल जिस रानी को दिया, उस रानी की दोस्ती थी शहर के कोतवाल से। ओहो। रानी ने वो फल ले जाकर कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल साहब का चक्कर चल रहा था एक वेश्या के साथ। अरे बाप रे। तो कोतवाल ने वो फल उस वेश्या को दे दिया। देखिए वो अमर फल कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। प्रेम से शुरू हुआ और इच्छाओं और गुप्त रिश्तों के जाल में फंस गया। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सही। वो वेश्या जब फल को देखती है तो सोचती है, क्या? वो सोचती है, मैं तो पापी हूँ, अमर होकर क्या करूंगी, नरक में और लंबा जीना पड़ेगा। ये फल तो राजा भर्तृहरि जैसे धर्मात्मा के लायक है। कमाल है, ये सोचकर वो फल लेकर वापस राजा भर्तृहरि के पास पहुंच गई। क्या वही फल घूमकर राजा के पास? हाँ, अब सोचिए राजा पर क्या गुजरी होगी। जिस फल को उन्होंने अपनी सबसे प्यारी रानी को दिया था, वो कोतवाल से होता हुआ एक वेश्या के जरिए वापस उन तक आ गया। ये तो विश्वास टूटने वाली बात हो गई। सिर्फ विश्वास नहीं, उनके प्रेम, उनके रिश्ते, सबकी असलियत सामने आ गई एक झटके में। फिर राजा ने क्या किया? उन्होंने रानी से पूछा। हाँ, महल लौटे, रानी से पूछा फल के बारे में। रानी ने पहले तो झूठ बोला कि खा लिया, लेकिन राजा ने जब अपनी जेब से वो फल निकाला, तब रानी कांपने लगी। उसने सारी सच्चाई उगल दी।
फिर राजा ने कोतवाल से, वेश्या से, सबसे पूछा और पूरी कहानी सामने आ गई। भर्तृहरि को कैसा लगा होगा? उन्हें गहरा सदमा लगा, अंदर तक हिल गए वो। उनको लगा कि जिस रानी से मैं इतना प्यार करता था वो किसी और को चाहती है। उन्होंने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री पर, ऐसे राज पर। ये दुनिया तो माया जाल है, यहाँ कोई अपना नहीं। मतलब पूरा मोहभंग हो गया। बिल्कुल, एक गहरा वैराग्य। और उसी भाव में उन्होंने वो अमर फल खुद खा लिया। क्या उन्होंने खा लिया? क्यों? शायद सोचा कि जब दुनिया में कुछ रहा ही नहीं तो जीवन ही बचा रहे, या शायद ये एक विडंबना थी। और फिर राजपाट सब त्याग कर योगी बन गए और हमेशा के लिए जंगल चले गए। देखिए जरा, एक फल ने क्या से क्या कर दिया, 2 राजा योगी बन गए। हाँ, अब भर्तृहरि के जाने से सिंहासन फिर खाली। तो कहते स्वर्ग में इंद्र को चिंता हुई। किस बात की? कि राजा के बिना नगर असुरक्षित हो जाएगा। तो उन्होंने एक देव को भेजा धारा नगरी की रक्षा के लिए। वो देव रात दिन पहरा देने लगा। अच्छा। और विक्रम जो योगी बनकर घूम रहे थे, जब विक्रम को पता चला कि उनका भाई भर्तृहरि भी राज छोड़कर चला गया है, तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन वापस अपनी नगरी लौटे। रात में? हाँ, आधी रात को शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस देव ने उन्हें रोक दिया। ओहो, देव ने? हाँ, पूछा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूँ, ये मेरा नगर है, तुम कौन रोकने वाले? देव ने कहा, मुझे इंद्र ने भेजा है, अगर तुम विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो, साबित करो। लड़ाई हुई? हाँ, दोनों में युद्ध हुआ। विक्रम तो बहुत वीर थे, उन्होंने देव को हरा दिया। अच्छा। देव खुश हुए उनकी वीरता से, और उन्होंने विक्रम को एक बहुत जरूरी बात बताई, एक चेतावनी समझिए। क्या चेतावनी? देव ने कहा, राजन सुनो, इसी शहर में एक ही नक्षत्र में 3 लोग जन्मे थे। एक तुम राजा, दूसरा एक तेली जो असल में पाताल का राजा था, और तीसरा एक कुम्हार। 3 लोग एक साथ, इसका क्या मतलब? मतलब गहरा था। देव ने आगे बताया, वो जो कुम्हार है वो अब योगी बन गया है, बहुत शक्तियां पाली हैं उसने उस तेली को मार दिया है और उसकी लाश को मसान में एक सिरिस के पेड़ पर पिशाच बनाकर लटका दिया है। अरे! और अब वो तुम्हें मारकर कोई बड़ी सिद्धि पाना चाहता है, इसलिए उस योगी से सावधान रहना। ये कहकर देव चले गए। विक्रम महल पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, वो फिर से राजा बन गए। तो अब विक्रम राजा हैं, लेकिन एक चेतावनी उनके दिमाग में है। बिल्कुल, और यही कहानी में एंट्री होती है एक नए योगी की, शांतिशील। शांतिशील? ये वही कुमार तो नहीं? वही शक विक्रम को भी था। ये योगी एक दिन दरबार में आया और राजा को आशीर्वाद देकर एक फल दिया। फल? फिर से फल? हाँ, इस कहानी में फल का बड़ा रोल है। और ये योगी रोज आने लगा, रोज एक फल देता और चला जाता। और विक्रम? उन्हें देव की चेतावनी याद थी। बिल्कुल याद थी। इसीलिए वो बहुत चौकन्ने थे। वो योगी का आदर करते, फल ले लेते, लेकिन खाते नहीं थे, चुपचाप भंडारी को दे देते थे। चालाकी दिखाई। हाँ, ये काफी दिन चला। फिर एक दिन राजा अस्तबल में थे, घोड़ों को देख रहे थे, वही योगी शांतिशील वहां भी पहुंच गया। अच्छा। और रोज की तरह एक फल दिया। राजा ने फल लिया ही था कि पास में एक बंदर बैठा था। उसने झपट्टा मारा। शीना झपटी हुई और फल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और टूट गया। और जैसे ही टूटा, अंदर से एक चमकता हुआ लाल, मतलब माणिक्य निकला। क्या बात है, फल के अंदर रत्न? हाँ, सब हैरान रह गए। राजा ने योगी से पूछा, योगीराज, ये क्या? आप रोज मुझे इतने कीमती रत्न वाला फल देते रहे? योगी ने क्या जवाब दिया? योगी ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, शास्त्र कहते हैं कि राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं तो बस नियम का पालन कर रहा था। जवाब तो विद्वान वाला था, पर क्या ये सच था? लगता तो नहीं। राजा ने फौरन भंडारी को बुलवाया, सारे पुराने फल मंगवाए, उन्हें तोड़वाया गया। तो सब में से लाल निकला? हाँ, सब में से एक एक बेशकीमती लाल। जौहरियों ने कहा, महाराज, हर लाल एक राज्य के बराबर है। बापे, राजा तो बहुत प्रभावित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा ये योगी तो कोई महान सिद्ध पुरुष है। वो उसे बड़े आदर से एकांत में ले गए, पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। अब योगी ने अपना असली मकसद बताया होगा। हाँ, पर पूरी तरह नहीं। उसने ये नहीं बताया कि वो कुम्हार है। उसने कहा, महाराज, मैं गोदावरी के पास मसान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। मसान में? शमशान में? जी, और उस सिद्धि के लिए मुझे एक वीर पुरुष की मदद चाहिए। और आपसे बड़ा वीर कौन है? मतलब विक्रम की मदद चाहिए थी उसे? बिल्कुल।
उसने विक्रम से कहा कि अगली अमावस्या की रात हथियार बांधकर अकेले मेरे पास आ जाना। और विक्रम मान गए? इतनी चेतावनियों के बाद भी? वो योगी की उदारता और ज्ञान से इतने प्रभावित थे, शायद थोड़े एहसानमंद भी, कि उन्होंने हाँ कर दी। शायद खतरे का पूरा अंदाजा नहीं लगा पाए। तो वो रात आ गई, अमावस्या की अंधेरी रात। हाँ, विक्रम वादा निभाने पहुंचे। योगी पूजा कर रहा था। उसने कहा, राजन आ गए आप? बहुत अच्छा। अब एक काम करो। क्या काम? यहां से दक्षिण में 2 कोस दूर एक मसान है। वहां एक सिरस का पेड़ है, उस पर एक मुर्दा लटका है, उसे जाकर ले आओ। मैं यहाँ पूजा पूरी करता हूँ। मुर्दा लाने को कहा? शमशान से? रात में? हाँ, सोचिए कितना भयानक काम। पर विक्रम तो वीर थे, वो चल पड़े। रास्ता कैसा था? बहुत डरावना, घना अंधेरा, बारिश, भूत प्रेतों की चीखें, सांप पैरों से लिपट रहे थे। पर विक्रम रुके नहीं। और मसान में? वहां तो और भी भयानक माहौल था। शेर, हाथी दहाड़ रहे थे, डायनें नाच रही थीं, भूत लड़ मर रहे थे। पर विक्रम सीधे उस सिरस के पेड़ के पास पहुंचे। और पेड़ कैसा था? वो जड़ से चोटी तक आग में जल रहा था। तब विक्रम को देव की बात याद आई कि योगी ने तेली को मारकर यहीं लटकाया है। खतरा साफ था। फिर? उन्होंने देखा, पेड़ पर रस्सी से एक लाश लटकी है। वो हिम्मत करके उस जलते पेड़ पर चढ़े और तलवार से रस्सी काट दी। लाश नीचे गिरी होगी? हाँ, धड़ाम से गिरी, और गिरते ही बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। क्या? रोने लगी? हाँ। विक्रम नीचे उतरे, पूछा, कौन है तू, रो क्यों रहा है? जवाब मिला? जवाब मिला, पर अजीब। वो लाश अचानक खिलखिलाकर हंसी, बहुत जोर से, और फट से उड़कर वापस पेड़ पर जा लटकी। अरे, ये तो पक्का कोई पिशाच था। बिल्कुल। विक्रम समझ गए, पर वो पीछे नहीं हटे। दोबारा चढ़े, फिर रस्सी काटी। इस बार नीचे गिरते ही लाश को कस के पकड़ लिया। अपनी बगल में दबा लिया है ना? हाँ, ताकि भाग ना सके। नीचे लाए और फिर पूछा, बता कौन है? पर इस बार वो चुप। तो विक्रम उसे लेकर चल दिए योगी के पास? हाँ, चादर में लपेटा, कंधे पर डाला और चल पड़े। फिर रास्ते में कुछ हुआ? हाँ, थोड़ी दूर चले थे कि अंदर से आवाज आई। किसकी? उसी मुर्दे की। हाँ। बोला, ए राजा, मैं बेताल हूँ, तू कौन है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? बेताल? हाँ। तो ये था वो पिशाच? जी। विक्रम ने सच बता दिया कि मैं राजा विक्रम हूँ, योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल ने क्या कहा? बेताल बोला, ठीक है चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त? रास्ते में अगर तू बोला, अगर एक शब्द भी तेरे मुंह से निकला, तो मैं वापस पेड़ पर। बड़ी मुश्किल शर्त। चुप रहना था पूरे रास्ते? हाँ, और बेताल जैसा बातूनी साथ हो तो चुप रहना और मुश्किल। पर राजा ने वचन दिया, मान ली शर्त? अच्छा। तब बेताल ने कहा, राजन, समझदार लोगों का वक्त अच्छी बातों में बीतता है, मूर्खों का लड़ाई या नींद में। तो चल, राह काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। और यहीं से शुरू हुई वो 25 कहानियां? बिल्कुल, यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। तो ये थी प्रारंभ की कहानी, वो सेटअप जिसने राजा विक्रम को बेताल के साथ उस मुश्किल सफर पर भेज दिया। हाँ, एक ऐसा सफर जहां राजा को मौन रहना है और बेताल को उसे बोलने पर मजबूर करना है। हर कहानी के बाद एक सवाल, जिसका जवाब ना दें तो सिर्फ फट जाए, और दें तो बेताल उड़ जाए। कमाल की कश्मकश है। सच में। और इस पूरी कहानी में हमने कितनी चीजें देखी। वो अमर फल जिसने रिश्तों की सच्चाई दिखा दी। भर्तृहरि का वैराग्य। अपने अंदर के संयम से भी लड़ना पड़ता है। असली चुनौती शायद वही होती है। बहुत गहरी बात है। तो आज की ये कहानी और ये चर्चा उम्मीद है सुनने वालों को पसंद आई होगी। हाँ, बेताल 25 की ये शुरुआत अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और हाँ, वो जो घंटी बनी होती है ना, उसे भी दबा दे। हाँ, उसे दबाने से जैसे ही हम कोई नई कहानी लेकर आएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। जी। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।